नमस्कार। हिंदी साहित्य के सभी विद्यार्थियों को मेरी ओर से बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं, जो अभी भी अपने पूरे जोश के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी तैयारी में जुटे हैं। काफ़ी दिन के बाद आपके साथ दोबारा से इंटरेक्शन करने जा रही हूँ और आज से हम शुरू करेंगे यूथ कंपटीशन की इस बुक से भाषा विज्ञान का टॉपिक। प्रीवियस ईयर जब मैंने इस बुक से सीरीज चलाई थी तो ये भाषा विज्ञान का टॉपिक छूट गया था। किन्हीं कारणों की वजह से हम इसको पूरा नहीं कर पाए थे, तो कुछ विद्यार्थियों का भी यह कहना था कि उसको पूरा करवाया जाए और साथ ही एक आप लोगों से एक जुड़ाव हो गया है, तो ज़्यादा दिन दूर नहीं रह सकती आप सबसे। मतलब आप सबका सहयोग ही मुझे वीडियोस बनाने में प्रेरणा देता है या यूं दिल करता है कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं। खैर चलिए छोड़िए, ये सब बातें तो आप भी अच्छे से समझते होंगे, है ना। तो भाषा विज्ञान के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक रहते हैं, जैसे कि हिंदी की विभाषाएं, शब्द संपदा, ध्वनियाँ, देवनागरी लिपि, इसका नामकरण, विकास, विशेषताएं, सीमाएं एवं इसमें क्या क्या सुधार के प्रयत्न हुए। तो इन सब टॉपिक के जरिए हम समझेंगे अच्छे से जो हमारे सामने ये प्रश्नोत्तरी है। तो होप यू लाइक इट। विद एक्सप्लेनेशन के साथ हम समझेंगे थोड़ा थोड़ा करके, ताकि अच्छे से हमारे दिमाग में भाषा विज्ञान से संबंधित टॉपिक क्लियर हो जाए। और बस ज़्यादा बातें ना करते हुए सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ फिर मेरा भी मन नहीं करता है कि मैं वीडियो बनाऊं, क्योंकि जब आप लोगों का सपोर्ट मिलता है ना तो अच्छा लगता है। तो बिना कहे आप खुद समझिए, समझदार हैं आप। वीडियो को लाइक कमेंट करके अपनी राय भी ज़रूर दिया करें और शेयर भी करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज भाषा विज्ञान का ये टॉपिक। सबसे पहला है सिद्धांत एवं भाषा बोली। ठीक है, तो मैं इसको एडजस्ट कर लेती हूँ अच्छे से, थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ। चलिए अब शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि हिंदी इसी मिट्टी की बोली है और अरबी या फारसी से अधिक जनमानस के निकट है। यह किस भाषाविद का मत है? विकल्प है हमारे सामने, जॉर्ज ग्रियर्सन, या फिर 1901 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार यह कहना रहा है किसी का, या फिर फैलन का यह कहना है, या फिर रिचर्ड्स का यह कहना है। ये आपके सामने विकल्प है। तो इनमें से जो सही विकल्प होगा वह होगा विकल्प सी। फैलन के द्वारा यह स्टेटमेंट दी गई कि हिंदी इसी मिट्टी की बोली है और अरबी या फारसी से अधिक जनमानस के निकट है। तो फैलन ऐसे भाषाविद रहे हैं जिन्होंने यह मत दिया है। जबकि जो अदर आपके विकल्प हैं, जैसे जॉर्ज ग्रियर्सन है, इन्होंने भी कुछ ना कुछ स्टेटमेंट्स दी है हिंदी के बारे में। इन्होंने क्या कहा है कि यही हिंदी एक भाषा है जिसमें दो विभिन्न प्रांतों के लोग आपस में बातचीत कर सकते हैं और यह भारत में सर्वत्र समझी जाती है। तो ये ग्रियर्सन की रिपोर्ट थी या ग्रियर्सन का वक्तव्य था हिंदी के बारे में। ठीक है, तो कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है कभी भी, कोई भी इनमें से उठा के। और 1901 में जो जनगणना हुई थी उसकी रिपोर्ट के अनुसार हमें यह स्टेटमेंट मिली थी कि हिंदी के पास ऐसा शब्दकोश और अभिव्यक्ति की ऐसी सामर्थ्य है जो अंग्रेजी से किसी प्रकार कम नहीं। तो ये स्टेटमेंट्स थी हिंदी के बारे में। ठीक, अब दूसरा प्रश्न देखिए। देवनागरी में यदि जेड और एफ यानी कि ज और फ के लिए वर्ण नहीं है, फिर भी यहाँ यह सभी ज्ञात लिपियों से अधिक पूर्ण एवं संतुलित है, तो यह किस विद्वान का मत है? मतलब जो हमारी देवनागरी लिपि है ना, हिंदी भाषा की लिपि, उसमें जेड और एफ यानी कि जिससे ज और फ की ध्वनियाँ का विकास होता है या उत्पन्न होती हैं ये ध्वनियाँ, उसके लिए वर्ण नहीं है कोई भी, लेकिन फिर भी ये सभी ज्ञात लिपियों से अधिक पूर्ण व संतुलित है।
तो यह कहना किस विद्वान का रहा है? आइजैक पिटमैन का, मोनियर विलियम्स का, गौरीशंकर हीराचंद ओझा या फिर राधे श्याम शास्त्री? तो देखिए जी, यह कहना रहा है मोनियर विलियम्स का। राइट, विकल्प बी होगा यहाँ पर सही उत्तर। और मोनियर विलियम्स एक भाषाविद रहे हैं। इन्होंने कहा कि देवनागरी में यद्यपि जेड और एफ यानी जॉर्फा के लिए वर्ण नहीं है, फिर भी यह सभी ज्ञात लिपियों से अधिक पूर्ण एवं संतुलित है। और वहीं पर एक और स्टेटमेंट देखेंगे हम उदय नारायण तिवारी के शब्दों में। इन्होंने लिखा कि भाषा और लिखने की कला ये दो ऐसी वस्तु हैं जो मनुष्य को प्रत्यक्ष रूप से पशु से अलग करती हैं, पृथक करती हैं, और जिसके सहारे वह निरंतर उन्नति के पथ पर अग्रसर होता जा रहा है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट्स आपने याद रखनी है। जबकि जो नागरी लिपि का पहला टाइप हुआ था ना, ये कुछ बातें हैं महत्वपूर्ण नागरी लिपि के बारे में, वह यूरोप में बना था। कहाँ बना था? वह यूरोप में। देवनागरी लिपि का पहला टाइप यूरोप में हुआ था और सन 1667 ईस्वी में अथानासियस किरचार की पुस्तक आई थी, चाइना इलेस्ट्रेटा नाम से। ये ऐसी पहली पुस्तक थी जिसमें नागरी लिपि छापी गई थी। तो ये भी महत्वपूर्ण एक टॉपिक है ना, बड़ा डीप टॉपिक है। और आपको पता है आजकल डीप क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं। तो देखिए कितने प्रश्न यहाँ पर हो गए देवनागरी लिपि से संबंधित क्लियर कि नागरी लिपि का पहला टाइप यूरोप में बना था और पहली बार 1667 ईस्वी में अथानासियस किरचार की पुस्तक आई थी, चाइना इलेस्ट्रेटा नाम से, जिसमें देवनागरी लिपि पहली बार छापी गई थी। और नागरी टाइप बनाने का श्रेय जाता है चार्ल्स विकिंस और पंचानन कर्मकार को। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं। चार्ल्स विकिंस और पंचानन कर्मकार को नागरी टाइप करने का श्रेय जाता है। राइट। प्रश्न 3 देखेंगे कि निम्नलिखित विकल्पों में से अवधि का सही उदाहरण चुनना है। यहाँ पर मतलब आपके सामने 2-4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें ये जो स्टेटमेंट्स लिखी गई हैं कि एक माँ के 2 दिहाड़े आछे, एक भाई के 2 बेटे छे, है ना, ये किस बात, इनमें से हमने चूज करना है कि अवधि में कौन सी लाइन लिखी गई है, कौन सा वाक्य लिखा गया है। और नेक्स्ट है कि एक मनई के 2 बेटवे रहीन, एक औरत के 2 लड़के थे। अब जो आप में से काफ़ी सारे बच्चे यूपी से बिलोंग करते हैं, तो आपको तो पता है वहाँ पर कहीं पे अवधि भी बोली जाती है, तो आप अच्छे से इसको क्लियर कर पाएंगे। तो यहाँ पर अवधि का जो सही उदाहरण होगा ना, वह होगा विकल्प सी, एक मनई के 2 बेटवे रहीन। ये अवधि भाषा में इस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है। राइट, तो यही अवधि का सही विकल्प होगा। नेक्स्ट है प्राचीनतम भारतीय भाषा कौन सी है? अपभ्रंश, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत या फिर अबहट? तो जो प्राचीन भारतीय भाषा थी वह थी कौन सी? वैदिक संस्कृत। ठीक है, प्राचीन जो भारतीय भाषा रही है वह रही है वैदिक संस्कृत। कैसे? भारतीय आर्य भाषा को अगर हम कालक्रम की दृष्टि से देखे जाएं तो इसको निम्न वर्गों में बांटा जाता है। जैसे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जिसमें कि वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत को रखा गया है। मध्यकालीन आर्य भाषा, जिसमें पाली, प्राकृत, अपभ्रंश को रखा जाता है। और फिर आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, जो 1000 ईस्वी के बाद से अब तक जितनी भी भाषाओं के साहित्य के संबंध में, या यूं कहें कि इसके इतिहास के संबंध में विकसित होती गई भाषा है। और आज हम हिंदी भाषा की खड़ी बोली का रूप ही प्रोनाउंस करते हैं, आपको पता है। तो जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है, तो इसमें वैदिक और लौकिक संस्कृत 2 तरह की। वैदिक संस्कृत की समय पीरियड की बात करें तो 2000 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व तक इसका समय रखा गया है। और लौकिक संस्कृत 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। और मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की बात करें तो इसमें पाली, प्राकृत और अपभ्रंश को रखा गया। पाली को प्रथम प्राकृत कहा जाता है और प्राकृत को द्वितीय प्राकृत और अपभ्रंश को तृतीय प्राकृत, इन नामों से भी जाना जाता है। राइट, तो जो पाली थी, पाली भाषा, जिसमें जितने भी हमारे बौद्ध ग्रंथ हमें मिलते हैं वो लिखे गए पाली भाषा में, जिसे प्रथम प्राकृत कहा जाता है। तो 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक इसका समय है। और
अक्सर यह समय पूछा जाता है, समय पीरियड, तो आपने याद रखना है। और जो द्वितीय प्राकृत थी, यानी कि प्राकृत ही, यह 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक इसका समय रहा। और अपभ्रंश की बात करूं मैं, जो तृतीय प्राकृत जिसे कहा जाता है, तो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक इसका समय आंका जाता है। और अपभ्रंश के बाद ही फिर हिंदी भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है ना, अपभ्रंश से ही। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत 1000 ईस्वी से अब तक का जितनी भी भाषाएं रही वो सभी, और आपको पता है ना इसमें कौन कौन सी भाषाएं आती है, ये सभी ब्रज अवधि जिसमें साहित्य रचा गया, हिंदी साहित्य, राइट। क्योंकि अपभ्रंश के बाद तो इन्हीं भाषाओं में रचा गया। ब्रज में रीतिकालीन साहित्य को हम देखते हैं तो वो ब्रज भाषा में हमें लिखा हुआ मिलता है। भक्ति काल की बात करें तो उसमें हमें अवधि भाषा का बाहुल्य देखने को मिलता है। और फिर आधुनिक काल में आते आते हम देखते हैं कि जो हिंदी भाषा है, हिंदी का खड़ी बोली का विकसित रूप हमें देखने को मिलता है। तो बस इस तरह से ही भाषा का विकास होता गया और साहित्य के तौर पर हमारे सामने ही है इसके उदाहरण स्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न 5 है यहाँ पर, हिंदुस्तान की एकता के लिए हिंदी भाषा जितना काम देगी उससे बहुत अधिक काम देवनागरी लिपि दे सकती है, यह किन महापुरुष के मत है? विकल्प हैं जेम्स प्रिंसिप, जॉन एफ फ्लीट, जॉन मार्शल या फिर आचार्य विनोबा भावे। तो हिंदुस्तान की एकता के लिए हिंदी भाषा जितना काम देगी उससे बहुत अधिक काम देवनागरी लिपि दे सकती है, यह विचार थे आचार्य विनोबा भावे के। विकल्प डी सही उत्तर होगा, राइट। देखिए 9वीं सदी में ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि का विकास हुआ माना जाता है। और देवनागरी लिपि का पहला शिलालेख हमें मिलता है गुजरात नरेश जय भट्ट के 7वीं 8वीं सदी के एक शिलालेख में। और भारत की संविधान सभा में 9 सितंबर 1949 ईस्वी को संविधान की 8वीं अनुसूची और अनुच्छेद 343(1) में हिंदी को राजभाषा और देवनागरी लिपि को उसकी लिपि बनाया गया था। आप सभी इसी से भली भांति परिचित हैं इन बातों से। लेकिन ये जो स्टेटमेंट्स है, स्टेटमेंट से संबंधित क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो हिंदुस्तान की एकता के लिए हिंदी भाषा जितना काम देगी उससे कहीं अधिक, बहुत अधिक देवनागरी लिपि दे सकती है, आचार्य विनोबा भावे का यह कहना रहा है। और ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि का विकास हुआ है, ठीक है। और देवनागरी लिपि का पहला शिलालेख हमें मिलता है गुजरात के जो नरेश रहे हैं जय भट्ट, उनके एक शिलालेख में 7वीं 8वीं सदी के आसपास। और भारत की संविधान सभा में 9 सितंबर 1949 ईस्वी को किस सूची में? 8वीं अनुसूची में, ठीक है। अनुच्छेद 343(1) में हमें यह तथ्य देखने को मिलता है कि हिंदी को राजभाषा और इसकी लिपि देवनागरी को बनाया जाएगा, ठीक है, यह बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र कहाँ है? ठीक है, तो ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र कहाँ है? मगध, द्वारिका, अयोध्या या फिर मथुरा? तो देखिए ब्रज भाषा का जो केंद्रीय क्षेत्र रहा वह रहा है मथुरा, राइट। ब्रज भाषा शौर्स यानी अपभ्रंश में विकसित सबसे बड़ी बोली है, आपने याद रखना है। ब्रज बोली आगरा, मथुरा और अलीगढ़ में विशुद्ध रूप से बोली जाती है, जबकि एटा, मैनपुरी, बदायूं, फिरोजाबाद, बरेली, गुड़गांव, ग्वालियर और भरतपुर में मिश्रित रूप में बोली जाती है। और ब्रज का सर्वप्रथम प्रयोग बोली के अर्थ में हमें अमीर खुसरो ने पहली बार किया था, ठीक है। हमें ऐसे मिलता है ना कि ब्रज का सर्वप्रथम प्रयोग बोली के अर्थ में अमीर खुसरो ने किया था, परंतु डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने लिखा कि ब्रज भाषा शब्द का पहला प्रयोग किया था भिखारी दास ने। किसने किया था? भिखारी दास ने। और साहित्य में 13वीं सदी से ब्रज भाषा का प्रयोग निरंतर फिर होने लगा। और आप देखते हैं भक्ति काल के अंतर्गत सूरदास जैसे महान जो राइटर रहे हैं उन्होंने कितना कुछ भक्ति का काव्य लिखा है। तो ब्रज भाषा ही मुख्य भाषा रही उस समय की, राइट। तो केंद्रीय क्षेत्र की बात करें ब्रज भाषा का तो वह रहा मथुरा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि के अंतर्गत नहीं आती है? बांग्ला, कोंकणी, गुजराती या संस्कृत? तो इनमें से जो बांग्ला भाषा है वह देवनागरी लिपि के अंतर्गत नहीं आती है।
क्यों? क्योंकि बांग्ला लिपि पूर्वी नागरी लिपि का एक परिमार्जित रूप है, जैसे बांग्ला भाषा असमिया या विष्णुप्रिया मणिपुरी लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। पूर्वी नागरी लिपि का संबंध ब्राह्मी लिपि के साथ ज़्यादा माना जाता है। राइट, आपने याद रखने हैं ये तथ्य। और फिर इसके बाद हम बात करें कि नेपाली भाषा की लिपि क्या है, तो फिर क्या होगा इसका आंसर? नेपाली भाषा की लिपि कौन सी होगी? केथी, देवनागरी, गुरुमुखी या चित्रलिपि? तो देखिए, नेपाली भाषा की लिपि भी देवनागरी ही होगी। क्यों? क्योंकि नेपाल में भी हिंदी भाषा का बाहुल्य है। ठीक है, नेपाली भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली आदि भाषाएं देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती हैं। और देवनागरी लिपि का विकास, जैसे हमने पहले भी देखा, ब्राह्मी लिपि से हुआ है। और देखिए, चित्र लिपि ऐसी लिपि को कहा जाता है जिसमें ध्वनि प्रकट करने वाली अक्षरमाला की बजाय अर्थ प्रकट करने वाली भावचित्र, यानी कि जिसे इडियोग्राम होते हैं, उसे कहा जाता है। तो ये अगर हम लिपियों के बारे में बात करेंगे ना, कि किस लिपि से कौन सी लिपि विकसित हुई, फिर किससे कौन सी हुई, तो ये उसके संबंध में ये बातें हैं। चित्रलिपि भी बहुत महत्वपूर्ण लिपि रही है। ध्वनि प्रकट करने वाली अक्षरमाला के बजाय अर्थ प्रकट करने वाले भावचित्र इससे ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, और देवनागरी लिपि का विकास तो हमें ब्राह्मी लिपि से हुआ माना जाता है। गुरुमुखी लिपि की बात करें तो यह पंजाबी भाषा में लिखी जाती है, और गुरुमुखी का अर्थ होता है गुरुओं के मुख से निकली हुई। राइट, तो इस तरह से। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रीक वासियों ने भारत के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया? इंडिया, इंडोनेशिया, इंडानिया और या फिर हिंदीशिया? तो देखिए जी, विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा कि ग्रीक वासियों ने भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया था। मिनहाज ए सिराज ने 13वीं शताब्दी में पहली बार हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया था। तो हिंदुस्तान शब्द का पहली बार इस्तेमाल कब हुआ? 13वीं शताब्दी में मिनहाज ए सिराज ने किया था। और भारत को भारतवर्ष या फिर जम्बू द्वीप भी कहा जाता है, भारत खंड कहा जाता है, आर्यवर्त कहा जाता है, हिंदुस्तान, हिंद आदि कितने ही नामों से तो जाना जाता है। तो यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, जीके का क्वेश्चन भी बन सकता है कि भारतवर्ष को अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, भारत खंड, आर्यवर्त, हिंदुस्तान, हिंद, इंडिया, है ना? तो इस तरह के नामों से भारत को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम। प्रश्न 10 देखिए, खरोष्टी लिपि भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित थी? दक्षिणोत्तर क्षेत्र में, पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, उत्तर क्षेत्र में या फिर पूर्वोत्तर क्षेत्र में? तो खरोष्टी लिपि भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में बहुत प्रचलित थी उस समय। राइट, और खरोष्टी लिपि भारत की प्राचीनतम लिपियों में से एक है। यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। सम्राट अशोक ने शाहबाजगढ़ी और मानसेरा के अभिलेख खरोष्टी लिपि में ही लिखवाए हैं। तो जितने भी हमें शिलालेख प्राप्त होते हैं ना पुरातन समय के, उनसे हमें स्पष्ट पता चलता है कि कौन सा शिलालेख किस लिपि में लिखा गया या उस समय में कौन सी लिपि प्रसिद्ध थी। राइट, तो खरोष्टी लिपि किस शासक के दरबार में या शिलालेख में हमें देखने को मिली? अशोक के, सम्राट अशोक के। पश्चिम हिंदी की उत्पत्ति इनमें से किस अपभ्रंश में हुई है? शौरसेनी अपभ्रंश, पिशाची अपभ्रंश या फिर मागधी अपभ्रंश या अर्धमागधी अपभ्रंश? तो देखिए, पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति शौरसेनी अपभ्रंश में हुई है। विकल्प ए सही उत्तर। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार हम देखें तो इन्होंने क्षेत्रीय तथा संबंध अपभ्रंशों के आधार पर ही अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। जैसे कि अपभ्रंश में इन्होंने शौरसेनी जो मध्यवर्ती, मागधी जो पूर्वीय बोली है और अर्धमागधी मध्य पूर्वी और महाराष्ट्री दक्षिणी है, और ब्राह्मण पिशाची पश्चिमोत्तरी। राइट, तो इन्होंने आधुनिक भाषाओं का वर्गीकरण इस तरह से किया। शौरसेनी में इन्होंने पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती को रखा। पूर्वी मागधी में इन्होंने बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया को रखा। और अर्धमागधी में, जिसे मध्य पूर्वी भी कहा जाता है या इस क्षेत्र की बोलियां रखी जाती हैं, तो उसमें पूर्वी हिंदी और महाराष्ट्री दक्षिणी में मराठी, ब्राह्मण में सिंधी, पेशाची में लहंदा और पंजाबी भाषाओं को रखा है।
भोलानाथ तिवारी ने। राइट। प्रश्न 12 देखिए, एक भाषा के अंतर्गत जब कई अलग अलग रूप विकसित हो जाते हैं तो उन्हें बोली कहा जाता है। यह कथन किस विद्वान का है? जॉर्ज ग्रियर्सन का है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास का है, आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा का है, या डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का? तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का ही यह कथन रहा है कि एक भाषा के अंतर्गत जब कई अलग अलग रूप विकसित होते हैं तो उन्हें बोली कहते हैं। और किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली जो स्थानीय भाषा होती है ना, उसी को हम बोली कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर उदाहरण देखिए, अवधी, ब्रजभाषा, मगही, बुंदेली आदि। राष्ट्रीय भाषा किसी राष्ट्र की भाषा होती है, जबकि राजभाषा द्वारा सरकार तथा सरकारी कार्यों में कार्य किया जाता है। और डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने भी अपनी यहाँ पर स्टेटमेंट दी है कि मनुष्य और मनुष्यों के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए वक्तव्य ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है ना, तो उसे ही हम भाषा कहते हैं। राइट। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, कौन सी नहीं है? अवधी, बघेली, ब्रजभाषा या छत्तीसगढ़ी? तो इसमें से सही आंसर होगा ब्रजभाषा। पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। राइट। पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है ब्रजभाषा, क्योंकि ब्रजभाषा कहाँ की बोली है? तो ब्रजभाषा पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें अच्छे से पता है यह, यानी कि ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी की बोली है। क्योंकि शोर श्रेणी के अंतर्गत ही हम पश्चिमी हिंदी देखते हैं, और पश्चिमी हिंदी में ब्रजभाषा, बुंदेली, कनौजी, कौरबी या खड़ी बोली, या जो बांगरू या हरियाणवी जिसे कहा जाता है ना, ये सब बोलियां आती हैं। और राजस्थानी हिंदी की बात करें तो यह भी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ही आती है, जिसमें मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी जैसी भाषाएं आती हैं। ओके। और मागधी की बात करें तो इसमें बिहारी हिंदी आती है, जिसमें भोजपुरी, मगही, मैथिली वगैरह भाषा बोलियां आती हैं। और अर्ध मागधी, इसमें पूर्वी हिंदी को रखा गया है, इसमें अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी जैसी बोलियां आती हैं। तो ये सब हमें पता होना चाहिए। राइट। तो आपका मैं फीडबैक लेना चाहूँगी यहाँ तक। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, यानी कि कल। तो आप मुझे अपनी राय अवश्य दें कमेंट बॉक्स में कि भाषा विज्ञान के इस टॉपिक को पूरा किया जाए, यूथ कंपटीशन सीरीज को पूरा किया जाए, या इस तरह से कहें कि इसका रिवीजन दोबारा से हो। नमस्कार।